क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम हर साल 1 जनवरी को खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वे सारे वादे दम तोड़ देते हैं। ये कहानी अमित और रोहन की है। दो ऐसे आम दोस्त जो हमारी और आपकी तरह ही अपने अधूरे सपनों, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत और समय की कमी के बोझ तले दबे थे। उनकी जिंदगी हताशा के एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जहां हर साल बस कैलेंडर बदलता था, उनकी हकीकत नहीं। लेकिन एक ठंडी रात उनकी जिंदगी में एक ऐसा विचार आया जिसने उनके सोचने का नजरिया पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। क्या हो अगर आपको अपने बड़े सपने पूरे करने के लिए 12 महीने का नहीं बल्कि सिर्फ 12 हफ्तों का समय मिले? ये सिर्फ काम पूरा करने की एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक सफर है। उन रातों का दर्द जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, जिसे निराशा की घाटी यानी वैली ऑफ डिस्पेयर कहते हैं। अपनी पुरानी और आरामदायक आदतों से लड़ने का कड़ा संघर्ष और अंततः एक ऐसी शानदार जीत जो ये साबित करती है कि इंसान अगर ठान ले तो वो 12 हफ्तों में वो सब हासिल कर सकता है जो लोग 12 महीनों में भी नहीं कर पाते। आइए सुनते हैं अमित और रोहन के दर्द, संघर्ष और एक नए जीवन की ये दिल छू लेने वाली कहानी, जो शायद आपकी जिंदगी का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। इंदौर की सर्द दिसंबर की शाम थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन अमित के अंदर का दर्द उस ठंड से कहीं ज्यादा गहरा था। 32 साल का अमित एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था। उसके सामने टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके पन्नों पर पिछले साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखे थे। इस साल अपनी एजेंसी खोलूंगा, आमदनी दोगुनी करूंगा और परिवार को एक अच्छी ट्रिप पर ले जाऊंगा। लेकिन आज 31 दिसंबर को उन सपनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ था। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त 30 वर्षीय रोहन बैठा था। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पिछले 3 सालों से अपनी फिटनेस सुधारने और एक सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करने का संघर्ष कर रहा था ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। दोनों के हाथों में कुल्हड़ वाली चाय थी, लेकिन चाय की मिठास उनके जीवन की कड़वाहट को कम नहीं कर पा रही थी। यार अमित, मुझे लगता है मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हर जनवरी में सोचता हूँ कि इस साल सब बदल दूंगा। 1 महीने जिम जाता हूँ, पढ़ाई शुरू करता हूँ और फिर फरवरी आते आते सब छूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। अमित ने अपनी चाय का घूंट लिया और अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए बोला, हम दोनों का दर्द एक ही है रोहन। हम जानते हैं कि हमें सफल होने के लिए क्या करना है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। समस्या ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है। चुनौती तो उस ज्ञान को लगातार अमल या एग्जीक्यूट में लाने की है। अमित की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने बैग से किताब निकाली जिस पर लिखा था द 12 वीक ईयर, यानी 12 हफ्ते का साल, जिसे ब्रायन मोरान ने लिखा था। मैंने पिछले कुछ दिनों से इस किताब को पढ़ना शुरू किया है रोहन, अमित ने एक गहरी उम्मीद के साथ कहा। इस किताब ने मुझे एहसास दिलाया कि गलती हमारी नीयत में नहीं, बल्कि हमारी लक्ष्य तय करने के तरीके में है। हम एन्युलाइज्ड थिंकिंग के शिकार हैं। पारंपरिक रूप से साल भर के लक्ष्य तय करने का तरीका पूरी तरह से विफल है, क्योंकि ये टालमटोल को बढ़ावा देता है। रोहन ने उलझन में पूछा, मतलब 12 महीने का प्लान बनाना गलत कैसे हो सकता है? अमित ने उसे समझाते हुए कहा, जब हम 12 महीने का लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। जनवरी में नहीं हुआ तो क्या, अभी 11 महीने बाकी हैं। यही सोच हमें बर्बाद कर रही है। 12 महीनों का समय इतना लंबा होता है कि इसमें अर्जेंसी या जल्दीबाजी का एहसास ही नहीं होता और हम अपने सबसे जरूरी काम कल पर टाल देते हैं। रोहन चुपचाप सुन रहा था। उसे अपने वो सारे बहाने याद आ रहे थे जो उसने खुद को दिए थे। अमित ने किताब का पहला बड़ा सबक साझा करते हुए कहा, लेखक ब्रायन मोरान कहते हैं कि हमें सालाना प्लान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अब से हमारा साल 12 महीने का नहीं, सिर्फ 12 हफ्ते का होगा। हर 12 हफ्ते का चक्र अपने आप में एक पूरा साल है, जिसकी एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत होता है। एथलेटिक ट्रेनिंग में भी इसी तरह की पीरियडाइजेशन रणनीति का इस्तेमाल होता है, जहां खिलाड़ी एक छोटे समय के लिए एक ही लक्ष्य पर पूरी शिद्दत से फोकस करते हैं ताकि बेहतरीन परिणाम मिल सके। सिर्फ 12 हफ्ते? रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या 12 हफ्ते में जिंदगी में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, अमित की आवाज में आत्मविश्वास था। जब समय सीमा छोटी होती है तो तुम्हारे पास मैं इसे बाद में कर लूंगा कहने का बहाना नहीं बचता। तुम्हें आज इसी पल काम करना पड़ता है।
हर हफ्ता एक महीने के बराबर हो जाता है और हर दिन एक हफ्ते के। ये तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा करता है। लेकिन फिर अमित का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, पर रोहन, सिर्फ कैलेंडर बदलने से हमारी जीत तय नहीं होगी। इस किताब का एक और बहुत गहरा सबक है, भावनात्मक जुड़ाव, द इमोशनल कनेक्शन। जब हम कुछ नया और मुश्किल करने की कोशिश करेंगे तो हमें असुविधा होगी, और जब असुविधा होती है तो इंसान का दिमाग वापस अपने पुराने आरामदायक दायरे में भागना चाहता है। अमित ने अपनी डायरी का एक नया पन्ना खोला और पेन निकालते हुए कहा, अगर हमारा अपने लक्ष्यों के साथ कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव यानी इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो हम बीच में ही हार मान लेंगे। हमें एक स्पष्ट और जुनूनी विजन चाहिए। हमें खुद से पूछना होगा कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम किन रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। जब हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे एक मजबूत उद्देश्य से जोड़ते हैं तो ये हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को खोल देता है, यानी समय के साथ बदलाव को अपनाने की हमारे दिमाग की क्षमता। उस ठंडी रात में दोनों दोस्तों ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी, जिसमें 12 महीने के खोखले वादे थे, उसे बंद कर दिया। तो क्या तुम मेरे साथ इस नए 12 हफ्ते के साल में कदम रखने को तैयार हो? अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। रोहन ने अपना हाथ अमित के हाथ पर रखते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, अब कोई 12 महीने का इंतजार नहीं। मेरा नया साल कल 1 जनवरी से नहीं, बल्कि कल सुबह की पहली किरण से शुरू होगा, और ये सिर्फ 12 हफ्ते का होगा। उन दोनों के अंदर अब एक नई उम्मीद जग चुकी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये रास्ता कितना कठिन होने वाला था। आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता, और असली संघर्ष तो बस अब शुरू होने वाला था। जनवरी का पहला हफ्ता एक जादुई सपने जैसा था। अमित और रोहन दोनों ही एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। ब्रायन मोरान की किताब द 12 वीक ईयर के सिद्धांतों को अपनाते हुए दोनों ने अपने अपने लक्ष्य तय किए थे। रोहन का लक्ष्य था अपनी सर्टिफिकेशन परीक्षा के लिए 2 मॉड्यूल पूरे करना और 5 किलो वजन कम करना। वहीं अमित ने अपनी फ्रीलांस एजेंसी के लिए 3 बड़े और स्थायी क्लाइंट्स हासिल करने का लक्ष्य रखा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। किताब इसे अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म यानी बिना जानकारी का उत्साह कहती है। वो हनीमून पीरियड जहां आपको सिर्फ संभावनाएं दिखती हैं, चुनौतियां नहीं। लेकिन जैसे ही तीसरा हफ्ता आया, इंदौर की कड़ाके की ठंड की तरह ही हकीकत ने भी उन्हें बुरी तरह कंपा दिया। किताब के अनुसार इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म यानी जानकारी भरा निराशावाद का दौर शुरू हो गया था। अब वास्तविकता उनके सामने थी। रोहन ऑफिस से थका हारा लौटता तो उसका शरीर जिम जाने से इनकार कर देता। पढ़ाई के लिए किताबें खोलते ही उसकी आंखें बोझिल होने लगती। दूसरी तरफ अमित सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता, लेकिन उसका ज्यादातर समय क्लाइंट्स को खोजने के बजाय गैर जरूरी ईमेल्स का जवाब देने और सोशल मीडिया पर बर्बाद हो रहा था। तीसरे हफ्ते के रविवार की शाम को दोनों पलासिया के एक शांत कैफे में मिले। उनके चेहरों पर उम्मीद की जगह अब गहरी निराशा और थकान ने ले ली थी। मुझसे नहीं हो पा रहा है अमित, रोहन ने हताशा में अपना सिर दोनों हाथों के बीच थामते हुए कहा। मेरा 12 हफ्ते का साल भी मेरे पुराने 12 महीने वाले साल की तरह ही बर्बाद हो रहा है। मैं ऑफिस के काम में इतना उलझ जाता हूँ कि पढ़ाई और फिटनेस के लिए समय ही नहीं बचता। मुझे लगता है मैं इसी वैली ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा की घाटी में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। शायद मैं सफलता के लायक ही नहीं हूँ। रोहन के शब्दों में गहरा दर्द था। ये सिर्फ एक रूटीन के टूटने का दर्द नहीं था, बल्कि खुद की नजरों में फिर से हार जाने का दर्द था। अमित ने गहरी सांस ली। उसका अपना संघर्ष भी कम नहीं था, लेकिन उसने किताब को आगे पढ़ा था। उसने अपने बैग से किताब निकाली और मेज पर रखते हुए बोला, रोहन दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी पिछले 3 हफ्तों से खुद को कोस रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक भी नया क्लाइंट नहीं मिला। लेकिन कल रात जब मैं अपनी असफलताओं पर रो रहा था, तब मैंने इस किताब का 6ठा अध्याय पढ़ा, कन्फ्रंटिंग द ट्रूथ, सच्चाई का सामना करना, और मुझे समझ आया कि हम दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रोहन ने नम आंखों से अमित की तरफ देखा। क्या गलती? अमित ने गंभीरता से कहा, हम दोनों लैग इंडिकेटर्स यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान दे रहे हैं। मेरा 3 क्लाइंट्स पाना और तुम्हारा 5 किलो वजन कम करना, ये दोनों लैग इंडिकेटर्स हैं। ये परिणाम है जो हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है। जब हमें ये परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो हमारा मनोबल टूट जाता है। अमित ने एक पेपर नैपकिन लिया और पेन से उस पर एक तीर का निशान बनाते हुए समझाया, लेखक कहते हैं कि हमें लीड इंडिकेटर्स पर फोकस करना चाहिए। ये वो रोजमर्रा के काम हैं जो परिणाम तक ले जाते हैं।
जैसे मेरे लिए रोज 10 नए लोगों को कोल्ड ईमेल भेजना एक लीड इंडिकेटर है, तुम्हारे लिए रोज 30 मिनट वर्कआउट करना और 1 घंटा पढ़ाई करना लीड इंडिकेटर है। हम परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आज के एक्शंस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। रोहन के चेहरे पर थोड़ी सी चमक लौटी। यानी मुझे इस बात पर दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरा वजन कम नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या मैंने आज का अपना वर्कआउट किया या नहीं। बिल्कुल, अमित ने उत्साह से कहा। और यहीं पर वीकली स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट आता है। हमें हर हफ्ते अपने इन एक्शन स्टेप्स को मापना है। अगर हमने अपने तय किए गए 85% काम भी पूरे कर लिए तो जीत पक्की है। हमें परफेक्शन नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन रोहन का संघर्ष सिर्फ मन का नहीं, समय का भी था। उसने पूछा, पर अमित, मेरे पास समय कहाँ है? दिन भर ऑफिस, फिर थकान, मेरे दिन पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी खोली, जहां उसने समय प्रबंधन, टाइम ब्लॉकिंग का एक नया नक्शा बनाया था। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम उम्मीद करते हैं कि चीजें होंगी, बल्कि सफलता हर दिन जानबूझकर, इंटेंशनैलिटी से सही कदम उठाने से मिलती है, अमित ने समझाया। लेखक ने समय को 3 हिस्सों में बांटने को कहा है। पहला है स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स, रणनीतिक ब्लॉक। ये 3 घंटे का बिना किसी रुकावट वाला डीप वर्क है। मेरे लिए ये सुबह का समय है, जब मैं सिर्फ अपने नए बिजनेस आइडियाज और पिचिंग पर काम करूंगा। इस बीच कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। और दूसरा? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। दूसरा है बफर ब्लॉक्स। ये 30 से 60 मिनट का समय है जो हम कम जरूरी कामों के लिए रखेंगे, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या फोन कॉल्स करना। इससे ये छोटे काम हमारे बड़े और जरूरी कामों के बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। और तीसरा, सबसे जरूरी है ब्रेकआउट ब्लॉक्स, यानी खुद को रिचार्ज करने का समय, ताकि हम बर्नआउट का शिकार ना हो। रोहन को अब एक स्पष्ट रास्ता दिखाई दे रहा था। उसका जो दिमाग कुछ देर पहले हताशा के अंधेरे में डूबा था, अब उसमें एक नई सुबह की किरण फूट रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो छटपटाहट और असुविधा उसे महसूस हो रही है, वो कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्टिव टेंशन है, उत्पादक तनाव है। ये तनाव तब पैदा होता है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। इन दोनों के बीच एक फासला होता है। अमित ने रोहन का कंधा थपथपाते हुए कहा, रोहन, इच्छा और प्रतिबद्धता में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम सिर्फ किसी काम में इच्छुक होते हैं तो हम तभी काम करते हैं जब हालात हमारे पक्ष में हो, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होते हैं तो हम कोई बहाना नहीं बनाते, सिर्फ परिणाम लाते हैं। उस शाम कैफे से बाहर निकलते हुए दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर दिन की शुरुआत सिर्फ 15 मिनट की प्लानिंग से करेंगे और रात को सोने से पहले अपनी छोटी छोटी जीतों को दर्ज करेंगे। बदलाव का ये रास्ता बहुत पथरीला था और उन्हें पता था कि आगे और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। उनके पास एक स्पष्ट सिस्टम था। निराशा की घाटी से बाहर निकलने की उम्मीद अब एक मजबूत संकल्प में बदल चुकी थी। 12 हफ्ते के साल का 7वां हफ्ता आ चुका था। फरवरी का अंत करीब था और इंदौर में हल्की गर्माहट शुरू हो गई थी, लेकिन अमित के छोटे से अपार्टमेंट के अंदर का माहौल बहुत सर्द और भारी था। टेबल पर बिखरे हुए कागज, ठंडी हो चुकी पिज्जा की स्लाइस और अमित की सूजी हुई आंखें उसकी गहरे दर्द की गवाही दे रही थीं। आज सुबह ही उसे उस क्लाइंट का ईमेल आया था जिस पर वो पिछले 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा था। हमें आपकी डिजाइन पसंद आई, लेकिन हम किसी और एजेंसी के साथ जा रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोहन अंदर आया। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था और कंधे झुके हुए थे। वो सीधा सोफे पर धम से बैठ गया और अपना लैपटॉप बैग जमीन पर फेंक दिया। मुझसे अब और नहीं होगा अमित। रोहन की आवाज में एक अजीब सी थकावट और संघर्ष से हार जाने की गूंज थी। मेरे बॉस ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट थमा दिया है। मुझे ऑफिस में 9 बजे तक रुकना पड़ रहा है। मेरी पढ़ाई छूट गई है। जिम जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी जिंदगी का कोई बैलेंस ही नहीं बचा है। मैं वापस उसी दलदल में जा रहा हूँ। अमित चुपचाप सुनता रहा। उसके अंदर भी यही आवाज उठ रही थी कि शायद वे दोनों इस 12 वीक ईयर के लायक ही नहीं हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी डायरी के पास रखी उस किताब पर गई, द 12 वीक ईयर। उसने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर आज वे टूट गए तो ये हार उनके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाएगी। अमित ने किताब उठाई और रोहन के पास आकर बैठ गया। रोहन, क्या तुम्हें याद है हमने सच्चाई का सामना करने की बात की थी? आज हमारी सच्चाई ये है कि हम बहाने बना रहे हैं। किताब के 18वें अध्याय में लेखक ने एक बहुत कड़वी बात कही है,
अकाउंटेबिलिटी इज ओनरशिप, यानी जवाबदेही का मतलब स्वामित्व है। हम दोनों अभी विक्टिम यानी पीड़ित की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम अपने हालात, अपने बॉस और क्लाइंट्स को दोष दे रहे हैं। लेकिन असली जवाबदेही का मतलब है अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना, बिना किसी बाहरी दबाव के। रोहन ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पर मैं क्या करूं? मेरे पास समय ही नहीं है। क्या जिंदगी में संतुलन नहीं होना चाहिए? यही तो सबसे बड़ा धोखा है मेरे दोस्त। अमित की आंखों में अब एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने 11वें अध्याय का पन्ना खोला और बोला, किताब कहती है कि एक परफेक्ट बैलेंस की सोच ही गलत है। जब हम हर चीज को बराबर समय देने की कोशिश करते हैं तो हम बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेखक इसे इंटेंशनल इम्बैलेंस कहते हैं, यानी जानबूझकर असंतुलन। अगर तुम्हारा लक्ष्य अभी एग्जाम पास करना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी को कुछ समय के लिए असंतुलित करना ही पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए दोस्तों से मिलना छोड़ना पड़े या टीवी देखना बंद करना पड़े। हमें ये असंतुलन जानबूझकर चुनना होगा ताकि हम उन चीज़ों पर फोकस कर सके जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। रोहन के दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुल गया हो। उसे समझ आ रहा था कि वो अपने आराम यानी कंफर्ट को खोने से डर रहा था। अमित ने बात को और गहराई में ले जाते हुए कहा, और सबसे बड़ा सच तो ये है रोहन कि हम दोनों अब तक सिर्फ अपने लक्ष्यों में दिलचस्पी ले रहे थे, हम प्रतिबद्ध नहीं थे। इन दोनों में क्या फर्क है? रोहन ने सीधे होकर बैठते हुए पूछा। अमित ने किताब की वो लाइनें पढ़ी जिसने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया था। जब आप किसी काम में सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं तो आप उसे तभी करते हैं जब हालात आपके पक्ष में हो। लेकिन जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो आप कोई बहाना नहीं बनाते, आप सिर्फ परिणाम लाते हैं। दिलचस्पी कहती है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्रतिबद्धता कहती है मैं हर हाल में ये करूंगा। ये शब्द रोहन के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने महसूस किया कि जब ऑफिस का काम बढ़ा तो उसने सबसे पहले अपनी पढ़ाई और फिटनेस को ही क्यों छोड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं था। उसे कमिटमेंट कॉस्ट्स चुकानी होंगी, जिसमें अपनी सुविधा अनुसार काम करने की आदत को त्यागना शामिल था। अमित ने अब किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खोला, द इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज, यानी बदलाव का भावनात्मक चक्र। उसने कागज पर एक यू आकार का ग्राफ बनाया। देखो रोहन, अमित ने पेन से ग्राफ के सबसे निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए समझाया, हम दोनों इस वक्त वैली ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा की घाटी में खड़े हैं। जब हमने शुरुआत की थी तब हम अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म में थे, फिर मुश्किलें आईं और हम इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म में गए, और अब हम इस निराशा की घाटी में हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। अमित ने रोहन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, लेकिन अगर हम आज यहाँ हार मान लेते हैं तो हम अपनी पुरानी उसी साधारण जिंदगी में लौट जाएंगे जिससे हम भागना चाहते थे। ये हमारे संघर्ष का सबसे अहम मोड़ है। अगर हम इस दर्द को सहकर बस कुछ दिन और टिके रहे तो हम इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म की ओर बढ़ेंगे और अंत में सफलता हमारा इंतजार कर रही होगी। ये 12 हफ्ते का सिस्टम तभी काम करता है जब हम बीच में मैदान न छोड़ें। उस रात अमित के उस छोटे से कमरे में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वे दोनों समझ गए कि सफलता कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक मिलती है, बल्कि ग्रेटनेस इन द मोमेंट यानी हर पल में महानता ही असली सफलता है। महानता भविष्य में नहीं, बल्कि उन छोटे उबाऊ और मुश्किल पलों में सही चुनाव करने में है जब आपका मन काम टालने का कर रहा हो। रोहन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें बड़े अक्षरों में लिखा, नो एक्सक्यूजेज ओनली रिजल्ट्स, यानी कोई बहाना नहीं, सिर्फ परिणाम। उसने फैसला किया कि चाहे ऑफिस से आने में रात के 10 क्यों ना बज जाएं, वो सोने से पहले 1 घंटा पढ़ेगा। वो अपने लीड इंडिकेटर्स को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। अमित ने भी अपनी हार का शोक मनाने के बजाय उसी रात अपनी स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की योजना बनाई ताकि वो अगले दिन 20 नए क्लाइंट्स को बेझिझक अप्रोच कर सके। निराशा की उस घाटी से निकलते हुए दोनों ने अपने अपने डरों का सामना किया था। उनकी आंखें अब किसी झूठे सपने से नहीं, बल्कि एक कड़वी लेकिन मजबूत सच्चाई से भरी थीं। अब उनके पास सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कमिटमेंट था जिसे दुनिया की कोई भी परेशानी तोड़ नहीं सकती थी। जीत का रास्ता अब साफ था, बस उन्हें उस पर आखिरी कदम बढ़ाना था। मार्च का आखिरी हफ्ता आ चुका था। इंदौर में वसंत ऋतु ने दस्तक दे दी थी और पेड़ों पर नई पत्तियां खिल रही थीं। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, बल्कि अमित और रोहन की जिंदगी में भी एक पूरी तरह से नई सुबह हो चुकी थी। आज उनके 12 हफ्ते के साल 12 वीक ईयर का अंतिम दिन था।
रोहन अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठा था। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने स्क्रीन पर अपने सर्टिफिकेशन एग्जाम के रिजल्ट का ईमेल खोला। जैसे ही उसकी नज़रें स्क्रीन पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव पास्ड। बधाई हो, आप पास हो गए हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा की जीत नहीं थी, ये रोहन की अपने पुराने, आलसी और टालमटोल करने वाले रूप पर जीत थी। उसे याद आया वो निराशा की घाटी का दर्द, जब वो सब कुछ छोड़कर हार मान लेना चाहता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लीड इंडिकेटर्स पर भरोसा किया। रोज रात को थके होने के बावजूद 1 घंटा पढ़ना। तभी रोहन ने अपना फोन निकाला और अपनी फिटनेस ऐप चेक की। उसका लक्ष्य 5 किलो वजन कम करना था, लेकिन उसने 4.2 किलो कम किया था। पहले वाला रोहन होता तो इस बात पर निराश हो जाता कि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज का रोहन जानता था कि सफलता का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस है। वो खुश था क्योंकि अब रोज 30 मिनट वर्कआउट करना उसकी आदत बन चुका था। बदलाव के भावनात्मक चक्र के अनुसार वो अब सक्सेस एंड फुलफिलमेंट के अंतिम चरण में पहुंच चुका था, जहां नई आदतें अब बोझ नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई थीं। दूसरी तरफ अमित अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और सुकून था। आज सुबह ही उसने अपने तीसरे बड़े क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसे याद आया कि कैसे शुरुआत के कुछ हफ्तों में उसे कोई परिणाम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने अपने स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स का सख्ती से पालन किया। जब भी उसका मन हार मानने का करता, वो अपनी डायरी खोलता और अपने विजन को पढ़ता। वो विजन जो उसकी भावनाओं और उसके भविष्य के सपनों से जुड़ा था। लगातार 12 हफ्तों तक रोज 20 कोल्ड ईमेल भेजने का उसका लीड इंडिकेटर आखिरकार लैग इंडिकेटर में बदल गया था। उसका संघर्ष रंग लाया था। उसी शाम दोनों दोस्त एक बार फिर पलासिया के उसी कैफे में मिले, लेकिन आज उनके चेहरों पर दिसंबर वाली वो हताशा नहीं थी। आज उनकी आंखों में आत्मविश्वास और एक असीम उम्मीद थी। रोहन ने अमित को गले लगाते हुए कहा, यार तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पिछले 12 हफ्तों में इतना कुछ हासिल कर लिया जितना मैं पिछले 3 सालों में नहीं कर पाया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी वही डायरी मेज पर रखी। ये बदलाव सिर्फ एक किताब की वजह से नहीं आया रोहन, ये इसलिए आया क्योंकि हमने अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट को बदला। हमने जिम्मेदारी ली और सबसे बड़ी बात, हमने सिर्फ इच्छा नहीं की बल्कि खुद से प्रतिबद्धता की। कैफे में बजते हल्के संगीत के बीच अमित ने अपनी डायरी का एक नया पन्ना खोला। रोहन, जो जीत हमें मिली है वो दुनिया के किसी भी इंसान को मिल सकती है। अगर कोई आज हमारी इस कहानी को पढ़ रहा है और वो भी अपने संघर्ष और हताशा से बाहर निकलना चाहता है, तो उसके लिए इस 12 वीक ईयर के ये 5 अचूक कदम हैं जिन्हें आज ही से लागू करना चाहिए। पाठकों के लिए 5 एक्शन स्टेप्स। अपना विजन तय करें। सबसे पहले खुद से पूछें कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब तक आपके लक्ष्य के पीछे कोई मजबूत भावनात्मक कारण नहीं होगा, तब तक आप मुश्किल समय में टिक नहीं पाएंगे। अपना वाई खोजें। सालाना प्लान को कूड़ेदान में डालें। 12 महीने का समय टालमटोल पैदा करता है। अपना एक 12 हफ्ते का साल बनाएं। अपने लिए सिर्फ 1 से 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चुनें जो अगले 12 हफ्तों में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। परिणाम नहीं, अपने एक्शंस को नापें। मुझे 10 लाख कमाने हैं, सोचने के बजाय इस पर ध्यान दें कि मैं रोज कितने क्लाइंट्स को कॉल करूंगा। हर हफ्ते अपना स्कोर कार्ड बनाएं। अगर आप अपने तय किए गए कामों का 85% हिस्सा भी पूरा कर लेते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। पूर्णता के पीछे मत भागें। अपने समय को ब्लॉक करें। टाइम ब्लॉकिंग। आपका समय सबसे कीमती है। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटें। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स 3 घंटे का डीप वर्क, बफर ब्लॉक्स ईमेल और छोटे कामों के लिए 30 से 60 मिनट और ब्रेकआउट ब्लॉक्स आराम और खुद को रिचार्ज करने के लिए। जानबूझकर असंतुलन चुनें। इंटेंशनल इम्बैलेंस। हर चीज को एक साथ साधने की कोशिश मत करें। अगर कुछ बड़ा पाना है तो कुछ समय के लिए जीवन में असंतुलन लाना पड़ेगा। अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज को चुनें और बहानों को पीछे छोड़ दें। रोहन ने अमित की डायरी के उन पन्नों को गौर से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था, ये एक नए जीवन का ब्लूप्रिंट था। अमित, क्या अब हम आराम कर सकते हैं? रोहन ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, अमित ने भी हंसते हुए जवाब दिया। हम इस हफ्ते जश्न मनाएंगे और अपने ब्रेकआउट ब्लॉक का आनंद लेंगे, लेकिन अगले सोमवार से हमारा नया 12 हफ्ते का साल फिर से शुरू होगा। क्योंकि महानता कोई मंजिल नहीं है, महानता तो हर पल में सही चुनाव करने का नाम है। सफलता इसी कंसिस्टेंसी में छिपी है। एक भावुक अंत, एन इमोशनल कंक्लूजन।
हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी के उस 31 दिसंबर का इंतजार करते रहते हैं जब हम खुद से झूठे वादे कर सके। हम सोचते हैं कि नया साल हमारी परेशानियां दूर कर देगा, लेकिन सच ये है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपका हर बीता हुआ दिन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर रहा है। अगर आपके अंदर भी एक दर्द है, कुछ न कर पाने का दर्द, अपने सपनों को हर दिन टूटते हुए देखने का दर्द, तो आज ही उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। 1 जनवरी का इंतजार मत कीजिए। आपका नया साल कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हो सकता है। अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़िए, अपने अंदर छिपी उस असीम उम्मीद को जगाइए। ये रास्ता आसान नहीं होगा, संघर्ष भी होगा और कई बार हार मान लेने का मन भी करेगा, लेकिन याद रखिए, आपकी एक छोटी सी प्रतिबद्धता आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपके पास 12 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ आज का दिन है और अगली 12 हफ्ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने नए 12 हफ्ते के साल की शुरुआत करने के लिए? चुनाव आपका है और आपकी जीत आपके इंतजार में है।